हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 2 राजा किसान और नगर के प्रश्न उत्तरों कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लगभग 100 से 150 शब्दों में जो प्रश्न उत्तर है उसको कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं? उत्तर नंबर 1, इन नगरों में मृत भांडों के साथ साथ गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन और सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे, शुद्ध और पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। नंबर 2, इन नगरों में वस्त्र बुनने का कार्य, बढ़ईगिरी, मृदभांड बनाने का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, लोहे के औजार, अस्त्र शस्त्र आदि वस्तुएं तैयार करने का कार्य भी होता था। आपको अगली हेडिंग डालनी है भिन्नता। नंबर 1, आरंभिक ऐतिहासिक नगर हड़प्पा कालीन नगरों से अनेक मामलों में भिन्न थे। दोनों काल के मकानों एवं भवनों की बनावट एवं उनमें लगी सामग्रियों में भिन्नता थी। नंबर 2, हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे, जबकि आरंभिक नगरों के लोग इसका प्रयोग भली भांति जानते थे। नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, जबकि आरंभिक नगरों में इसका अभाव था। प्रश्न नंबर 2, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर आपको हेडिंग लगानी है महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, महाजनपद का विकास 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के बीच हुआ। नंबर 2, महाजनपद की संख्या 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। नंबर 3, महाजनपदों को प्राय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 4, ज्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर और बुद्ध दोनों गण से आते थे। नंबर 5, गणराज्यों में भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर गण के राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। नंबर 6, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किलेबंद होती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहों के लिए आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी। नंबर 7, महाजनपदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचनाएं शुरू की। अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। नंबर 8, शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी था। नंबर 9, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। प्रश्न नंबर 3, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? उत्तर आपको हेडिंग लगानी है साधारण नागरिकों के जीवन का पुनः चित्रण करने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। नंबर 1, इतिहासकार साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के साथ साथ अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों का भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्रयोग करते हैं। वे सिक्कों और चित्रों से भी साधारण लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राकृत उत्तरी भारत में और तमिल दक्षिण भारत में सर्वसाधारण की भाषा होती थी। उत्तर भारत में कुछ लोग पाली और संस्कृत का प्रयोग करते थे। नंबर 3, भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। नंबर 4, विभिन्न साहित्यिक साधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत
और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। इनसे दक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। नंबर 5, इतिहासकार शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों से भी साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण करते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरणों और हथियारों को भी दफनाया जाता था। नंबर 6, इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दान संबंधी आदेशों और रिकॉर्डों को भी अध्ययन करते हैं। भूमि दान से संबंधित विज्ञप्तियों से कृषि विस्तार और कृषि के ढंग और उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। भूमि दान के प्रचलन से राज्यों और किसानों के बीच संबंधों की झांकी मिलती है। नंबर 7, नगरों में रहने वाले सर्वसाधारण लोगों में धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, छोटे व्यापारी और छोटे धार्मिक व्यक्ति आदि होते थे। प्रश्न नंबर 4, पांड्य सरदार स्रोत 3 को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव स्रोत 8 की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती हैं? उत्तर, उल्लेखनीय है कि पांड्य सरदारों और गुप्त सरदारों दोनों को ही समय समय पर अपनी अपनी प्रजा से अनेक प्रकार की भेंटें उपलब्ध होती रहती थी। पाठ्य पुस्तक के स्रोत 3 और स्रोत 8 के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों को मिलने वाली भेंटों में कुछ समानताएं विद्यमान थी। समानताएं, जब पांड्य सरदार सेन गुतुवन वन यात्रा पर थे तो उन्हें अपनी प्रजा से हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं फल फूल तथा बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते जैसे महत्वपूर्ण पशु पक्षी भेंट में प्राप्त हुए। इसी प्रकार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के अभिलेख से पता लगता है कि दंगुन गांव के लोग अधिकारियों को घास, आसनों में प्रयोग की जाने वाली जानवरों की खाल, कोयला, गांव में उपलब्ध खनिज पदार्थ, खाद्य वृक्ष के उत्पाद, फूल और दूध आदि भेंट में देते थे। इन दोनों उदाहरणों में महत्वपूर्ण समानता यह है कि लोगों द्वारा अपने अपने सरदारों को समय समय पर अनेक वस्तुएं भेंट में प्रदान की जाती थी। दोनों उदाहरणों में स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं के भेंट में दिए जाने का संकेत मिलता है। असमानताएं, दोनों उदाहरणों में एक महत्वपूर्ण असमानता यह है कि पांड्य सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची गुप्त अथवा वाकाटक सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची की अपेक्षा अधिक विशाल है। प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से पता चलता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में राज्य को मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राष्ट्रीय अधिकारों को लागू करवाए जाने का भी अधिकार था। किंतु पांड्य अधिकार क्षेत्रों में हमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। एक अन्य महत्वपूर्ण असमानता जो हमें दृष्टिगोचर होती है यह है कि पांड्य राज्य के लोगों ने नाचते गाते हुए ठीक उसी प्रकार सेनगु तुवन का स्वागत किया जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। संभवतः पांड्य राज्य में लोग स्वेच्छापूर्वक अधिक से अधिक वस्तुएं अपने शासकों को भेंट के रूप में प्रदान करते थे। ऐसा लगता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में लोग शासकीय अधिकारियों को दायित्व के रूप में भेंट प्रदान करते थे। प्रश्न नंबर 5,
अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाएं। उत्तर। हेडिंग डालनी है आपको। अभिलेख शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते हैं उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। नंबर 2, कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न-भिन्न नामों, उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों और संबोधनों का प्रयोग किया गया है। इसलिए अभिलेख शास्त्री को उन्हें पढ़ने या उनका अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। नंबर 3, कई बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के देशों में स्टूडेंट, यहाँ पर आप सही करेंगे, ये फिलने नहीं है, ये है मिलने। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार बनेगी। विभिन्न क्षेत्रों के देशों में मिलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में भिन्न-भिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ है। फलतः अभिलेख शास्त्रियों को इन्हें पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं मिलता। दो भाषाओं के समानांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री असहाय हो जाते हैं। नंबर 5, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरोमाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया। स्टूडेंट, ये अरामाइक या अमरनाइक, ये तीनों ही लिपि के एक नाम हैं। नंबर 6, प्राय अभिलेखों में प्रयुक्त वाक्यों से उनके अर्थ को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, अशोक की कलिंग विजयोपरांत 13वें शिलालेख में लिखा है, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इनसे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। यह भाषा काफ़ी भ्रमात्मक है। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 500 शब्दों में। डिस्टेंट इन प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में